हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने संयोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया यानी वियोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसे एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे ए और बी एक साथ थे और इनके पास एक अन्य व्यक्ति आता है सी, और उसने क्या किया, अन्य व्यक्ति क्या आया, सी आया, और वो सी ने क्या किया, बी को यहां से प्रतिस्थापित कर दिया। बी को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापित, इसको यहां से ये बी को हटा दिया और इसकी जगह पे स्वयं जाके बैठ गया। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती हैं, विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। लेकिन सवाल यह है कि सर विस्थापन हुआ क्यों? सवाल यह है कि विस्थापन हुआ क्यों? तो विस्थापन इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो सी था वो अधिक क्रियाशील था, यानी मोर एक्टिव था, और यहां पर जो बी था वो कम क्रियाशील था। सी क्या था, अधिक क्रियाशील था, बी क्या था, कम क्रियाशील था। तो मतलब कहने का मतलब जो सी था वो ज्यादा ताकतवर था। तो जब सी ज्यादा ताकतवर था, इसने क्या किया, इसको इसके मकान से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, और ये जाकर इसके मकान में ए के साथ रहने लगा। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें ताकि आप लोगों को याद रहे, हालांकि इसका निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको, तो बेटा इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए कि मान लीजिए एक कपल है जिसमें ये भाभी जी हैं और ये हमारे भैया हैं, यानी ए कौन है, भाभी है, और बी कौन है, भैया है। इतनी बात समझ गई। और एक इनका मित्र है, यो है सी। अब होता क्या है कि जो भैया का दोस्त है वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, यानी उसके पास बहुत ज्यादा रुतबा है, पहुंच है, लेकिन भैया के पास ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये ज्यादा शक्तिशाली है और ये कम शक्तिशाली है। ये ज्यादा ताकतवर है और भैया क्या है, कम ताकतवर है। अब होता क्या है, इसका रुतबा यानी जो भाभी जी हैं, इनके दोस्त का रुतबा या कह सकते हैं उसकी ताकत को देखकर, उसके पैसे को देखकर उसकी तरफ क्या होती है, आकर्षित हो जाती। तो आकर्षित होने से होता क्या है कि अब ये जो भैया हैं, भैया भैया कमजोर ठहरे थे, तो अब ये इनका जो दोस्त क्या करता है, इनको भैया से, यानी इनका दोस्त जो है भाभी को भैया से क्या करता है, अलग कर देता है। क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब यहां पर हुआ क्या कि भैया यानी भाभी, ये भाभी और ये भैया का दोस्त, ये एक साथ आ जाएंगे इस तरीके से, और भैया यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। भैया क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन। पहले भैया भाभी थे, लेकिन अब कौन हो गया, दोस्त और भाभी हो गए। तो भैया की जगह पे आके कौन बैठ गया, उनका दोस्त आके बैठ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो भैया क्या हो गया, साइड में हो गया, तो भैया की जगह पे आके कौन बैठ गया, उनका दोस्त बैठ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया, विस्थापन। तो ये तो मीनिंग था जो हम लोगों ने समझा कि विस्थापन होता क्या है। अब यहाँ पर कौन सी धातु, अगर हम इसको रिएक्शंस में बात कर लें कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु बेटा कम क्रियाशील होती है, तो इसके लिए हमें चैप्टर नंबर 3 में जाना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 3 में हमको दिया गया है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी दी गई है, और ये श्रेणी इस प्रकार है। इसको याद करने का हमारे पास एक ट्रिक भी लिखा है कि कमलनाथ का मैसेज आज जरा फिर से सुनाना पड़ा, हम कल हंसते आगे आए, हम कल हंसते आगे आए। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम सारी धातुओं की बात नहीं कर रहे हैं, जिन धातुओं को हम प्राय यूज करते हैं उनको यहाँ पर हमने लिख लिया, इससे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर कमल का मतलब है पोटेशियम, नाथ का मतलब है सोडियम, का मतलब है बेटा यहाँ पर कैल्शियम, और मैसेज का मतलब है, मैसेज का मतलब है यहाँ पर Mg, आज का मतलब है एल्युमिनियम, जरा का मतलब है जिंक, फिर से का मतलब है आयरन, सोनाना का मतलब है टिन,
और पड़ा का मतलब है Pd, और हम का मतलब है हाइड्रोजन, कल का मतलब है कॉपर, हंसते का मतलब है पारा, आगे का मतलब है Ag, और आए का मतलब है Au, यानी गोल्ड होता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये हमें क्या दी है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी दी गई है, यानी जो सबसे ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है। कैसे हैं? अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, यानी जो ऊपर धातुएं हैं वो बेटा क्या है, अधिक क्रियाशील है, और जो नीचे हैं ये बेटा क्या है, कम क्रियाशील है। क्या है, कम क्रियाशील है। यानी ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो ये क्रम कैसा है, घटता क्रम। यानी ऊपर से नीचे आने पर इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आती? अब इसको हम एक उदाहरण से पहले हम रिएक्शन को समझेंगे, फिर हम इसकी परिभाषा पे बात करेंगे। आइए एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, देखते क्या है इसका यूज। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, मेरे पास है आयरन और मैंने यहां पर ले लिया कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन, और कैसा सोल्यूशन है, ये एक्वस सोल्यूशन। क्या है, जलीय विलयन है। एक्वस का मतलब होता है जलीय, यानी कॉपर सल्फेट को जल में घोला गया, ठीक है। और ये नीले रंग का होता है, और इनके बीच जब रिएक्शन कराई गई तो यहां पर देखो, ये जो Fe है ये अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। और जबकि यहाँ पर कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। कैसे पता चला, देखिए। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी या जो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी बनी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आयरन ऊपर है और जबकि कॉपर का है नीचे है। तो अधिक क्रियाशील कौन है, आयरन है, और कम क्रियाशील कौन है, कॉपर। तो अधिक क्रियाशील वाला क्या करेगा, इसको यहां से प्रतिस्थापित कर देगा। तो जब इसको ये यहां से प्रतिस्थापित कर देगा, ये नीले रंग का होता है मेरे बच्चे। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीले रंग का होता है। तो ये जो आयरन है इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, और इसकी जगह पे जब देखो यहां से इसको हटा दिया तो इसकी जगह पे आके बैठेगा, तो ये बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट, और यहां से कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, कैसे लिखोगे, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या तत्व, अधिक क्रियाशील परमाणु या तत्व, कम क्रियाशील या तत्व या कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को उसके जलीय विलयन से क्या करे, प्रतिस्थापित करते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक बात बताओ, मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पर FeSO4 ले लिया, या मैंने यहां पर एक जिंक मेटल ले लिया, और यहां पर देखो मैंने क्या लिया, FeSO4 का एक्वस सोल्यूशन लिया है। अब आप बताइए, क्या यहां पर ये जिंक Fe को प्रतिस्थापित कर पाएगा? अब यहां पर ध्यान से देखिए, जिंक ऊपर है और Fe नीचे, यानी जिंक अधिक शक्तिशाली है, अधिक क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहां से ये जो जिंक है इस Fe को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और ये बना देगा ZnSO4, और यहां से ये Fe अलग हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? या फिर एक और एग्जांपल हम लिखे आपसे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉपर है और मैंने यहां पर ले लिया AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन ले लिया। अब आप हमें जरा सोच समझ के बताइएगा, क्या ये कॉपर इस Ag को प्रतिस्थापित कर पाएगा? कर देगा। क्यों? कारण ये है कि कॉपर ऊपर है और Ag कहाँ है, नीचे है, तो इसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो जब इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो Ag तो अलग हो जाएगा, और यहां से ये बनेगा CuNO3। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, हालांकि बैलेंस है, तो यहां पर ये क्यूप्रिक नाइट्राइट ये स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पर इसके हमें
2 अणु लेने पड़ेंगे। ये देखिए, तो ये रिएक्शन हो गई। तो यहां पर अधिक क्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील परमाणु दूसरे कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को उसके जलीय विलयन से क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आया क्या होती है? अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिखा कि ये Cu लिया और मैंने यहां पर एक सोल्यूशन ले लिया ZnSO4 का। अब आप लोग जरा सोच समझ के बताइए, क्या ये रिएक्शन आगे पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इसको आप जरा सोच समझ के बताइए, जल्दी से बताइए। बोलिए। ये रिएक्शन नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? अब एक बात बताओ, ये कॉपर है, यहां पर है ये कॉपर, और ये जिंक है, ये ऊपर है। तो जो जिसका जलीय विलयन है उसमें जिंक क्या पहले से ही ताकतवर है, और ये अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व नहीं हटा सकता, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। देखो कितनी बढ़िया बात कि तुम लोगों को पता चल गया कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। बातें पता चल रही ना कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए अभी यहां पर हमने ले लिया कि ये 4 उदाहरण बहुत हैं, ये 3 आप 3 में से आपको एग्जाम में कोई एक लिखना होता है, तो ज्यादा हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो विस्थापन अभिक्रिया है या प्रतिविस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जरा सोच समझ कर दिमाग लगा के हमको बताइएगा कि यहां पर विस्थापन एक जगह पर हो रहा है कि 2 जगह पे विस्थापन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे विस्थापन हो रहा है। क्यों? क्योंकि Fe सिर्फ कॉपर को हटा रहा है और उसकी जगह पर Fe बैठ रहा है। तो विस्थापन कहां पर हो रहा है? सिर्फ एक जगह पे विस्थापन हो रहा है। कितनी जगह पर? एक जगह पे विस्थापन हो रहा है। इसलिए ये जितनी भी उदाहरण हैं ये किसके हैं? ये हैं सर एकल, ये 2 तरीके का होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया के हमारे पास ये बेटा हमारे क्या हो गए? उदाहरण हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके उदाहरण देख लेते हैं। आप इसको जल्दी से नोट करिए, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गई, ये याद आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला अधिक क्रियाशील होगा और उससे नीचे वाला क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। यानी ऊपर वाली जो मेटल होगी नीचे वाली मेटल को उसके जलीय विलयन से क्या करेगी? प्रतिस्थापित कर देगी। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, अब विस्थापन अभिक्रिया का पहला टाइप हम लोग पढ़ लिए हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसका जो हमारे पास दूसरा टाइप है उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इससे पहले अभिक्रिया में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक जगह पर हो रहा था, लेकिन अब जो अभिक्रियाएं होंगी उसमें अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दूसरी जगह पर होगा। यानी अधिकांश जितनी भी हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया होती है यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2 जगह पर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास बेटा एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस बेस्ट एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया AgNO3, ये आपका है AgNO3, और इस AgNO3 की रिएक्शन हम करवा देते हैं NaCl के साथ। किसके साथ? NaCl के साथ। तो अब यहां पर होगा क्या? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूं कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पर AgNO3 में देखा जाए तो Ag पे पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से NaCl, Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। तो हमेशा पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ जाएगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ जाएगा। मतलब ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा। मतलब बेटा क्या हुआ? Ag चला जाएगा सोडियम की जगह पे और वो सोडियम कहाँ जाएगा? Ag की जगह पे।
तो डिस्प्लेसमेंट दो जगह पे हो रहा है, यानी दो लोगों का स्थान बदल रहा है। एक तो सोडियम यहां से उठ के यहां पर आ रहा है और Ag यहां से उठ के यहां पर जा रहा है। तो ये देखो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव के साथ जाएगा, यानी Ag के साथ कौन आ जाएगा, Cl। यानी जब Ag यहां पर आएगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। और यहां पर ये Na उठ के इसके पास आ जाएगा तो क्या बनेगा, NaNO3 बन जाएगा। और यहाँ पर AgCl का क्या मिलता है, अवक्षेप मिलता है। अवक्षेप का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज हमें मिलेगी जो क्या होगी, अविलय। क्या होगी, अविलय होगी, यानी वो उस विलयन में घुली नहीं होगी, यानी प्रेसिपिटेट हो जाएगी, वो जम जाएगी। जैसे आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, कभी कभी क्या होता है जब दूध फट जाता है तो दूध फटने से देखो जो सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर रहता है। तो जो सॉलिड पार्ट होता है उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है, जो ऊपर वाला भाग होता है, जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, उसको रेजिड्यू बोला जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी जगह पर हो रहा है, दो जगह पर हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें विस्थापन क्या हो, दो जगह पर हो, तो ऐसी विस्थापन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो विस्थापन कितनी जगह पर हो रहा है, दो जगह पर बेटा आपका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। यहां पर अगर इसका हम एक और उदाहरण देख लें तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास BaCl2 हम ले लें और इसकी रिएक्शन हम करवा दें सोडियम सल्फेट के साथ, ये सोडियम सल्फेट। अब यहां पर आप देख पाएंगे कि ये जो Ba है, एक तो Ba है तो ये किस फॉर्म में होता है, Ba+2 है और ये Cl- है। यहाँ पर ये Na+ है ना बेटा, और यहाँ पर ये SO4 क्या है, -2 की फॉर्म में होता है। ये आपको रासायनिक सूत्र बनाना में हमने आपको सब कुछ सिखाया है, इसलिए वो वाला वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। तो Ba+ यानी Ba कहाँ जाएगा, सोडियम की जगह पे जाएगा, और सोडियम कहाँ आएगा, Ba की जगह पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो जब ये Ba SO4 के साथ जाएगा तो देखो -2 चार्ज कट जाएगा, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस Na के साथ कौन जाएगा, Cl, NaCl। तो यहाँ पर BaSO4 का हमें क्या मिलता है, एक अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट। वहीं जब आप रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के नीचे हमें क्या मिलेगा, तली में क्या मिल जाएगा, सॉलिड पार्ट मिल जाएगा। जैसे दूध नहीं फटता है, सॉलिड पार्ट मिल जाता, उसी तरीके से। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए NaCl कितना है बेटा, Na कितने हैं, दो, तो यहाँ पर Na आप ले लोगे दो। यहाँ पर देखिए Ba एक है, ठीक है, काम हो गया। SO4 एक है, काम हो गया। Na दो है, काम हो गया, और Cl दो है, काम हो गया। तो ये हमारे क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, विस्थापन अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिया। हमने सबसे पहले क्या देखा, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को उसके जलीय विलयन से क्या करे, प्रतिस्थापित कर दे। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं दो तरीके की होती हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें विस्थापन क्या हो, सिर्फ एक जगह पर। ऐसी विस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें विस्थापन क्या हो, एक जगह पर पाया जा रहा हो, तो ऐसी विस्थापन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें विस्थापन क्या हो, दो जगह पर पाया जा रहा हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जितनी भी हमारी लगभग में प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन है या हमारी अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। तो ये इसके बेटा दोनों उदाहरण हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने विस्थापन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पूरी तरीके से पढ़ लिया, पूरा डिटेल में पढ़ा है। ये आपको याद रखना है, ये आपके बहुत आगे काम आने वाला है। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए।